नमस्कार, आदाब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान की जंतर मंतर और हमारे बिहार के पटना के वो छात्र जो नीट के छात्र जो एग्ज़ाम देने के बाद अपने माता पिता के आकर के बोले कि हम नीट के एग्ज़ाम दिए हैं, खुशी की बात है, हम ज़रूर पास होंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, कोई समाज सुधारक बनेगा, कोई कुछ। लेकिन जब उन्हें पता चला, जी दोस्तों, कहने का मकसद ये है आज कि जो छात्र अपने माता पिता को और अपने अड़ोस पड़ोस को कि मैं समाज सुधारक बनूंगा और मैं इस देश को तरक्की दूंगा, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम देने से जो बच्चे डॉक्टर बनते, साइंस बनते, इंजीनियर बनते, बहुत सारी मतलब जो उसमें भी कैटेगरी है, तो अब बहुत सारे बच्चे जो है कि डॉक्टर ये होता है कि पहले ज़माने में डॉक्टर नहीं होता था तो लोगों को बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज के दौर में अल्लाह का करम है कि आज एक से एक डॉक्टर है, अल्लाह ताला ने उसको हुनर दिया है। तो आज ये सब बच्चे जो है डॉक्टर बनते, कल हमारे ही माँ बाप, भाई बहन, हम सब की समाज से हैं और हम सबको ही देखते कि ये बच्चा बहुत ही होनहार और काबिलियत वाले बच्चे जो हमारे नीट के एग्ज़ाम दिए हैं और जंतर मंतर, दिल्ली के जंतर मंतर, हिंदुस्तान का दिल जिन्हें कहा जाता है, अभी दिल्ली, उनके जंतर मंतर पर ये बच्चे धरना दे रहे हैं। और बीते 20 तारीख को उन बच्चों ने, जब सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने सोचा कि चलो हम संसद भवन घेरते हैं ताकि सरकार हमारी बात को सुने और हमारी मांगों को पूरा करे। बच्चों का कहना यह है कि बार बार नीट का परीक्षा जो फेल होता है, हम लोग जो इतना मेहनत से इतने पैसे लगा कर तैयारी करते हैं, बार बार सरकार जो है कि फेल कर देता है नीट के एग्ज़ाम को। ये किसकी मतलब जो है कि नाकामी है, ये नाकामी तो सरकार की है कि भाई आप जो है कि एग्ज़ाम को फेल कर देते हैं, एग्ज़ाम में लीक कर देते हैं, एग्ज़ाम को पेपर लीक कर देते हैं, ये नाकामी सरकार की है। तो इसीलिए अभी के दौर में, अभी के टाइम में जो हिंदुस्तान का शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र चौहान, उसको हटाया जाए और नए शिक्षा मंत्री जो अच्छे हो और जो स्टूडेंट की दर्द को सुने और हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था को सही करे, उसको बनाया जाए। बच्चा का यही मांग है। लेकिन गुज़श्ते 20 तारीख को बच्चा और बच्चियों पे हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से और बहुत सारे यूट्यूब के माध्यम से और ये देखे कि बच्चों पे बर्बरता की कोई हद नहीं रही है। न जेंट्स को लेडीज़ की पहचान, न लेडीज़ को जेंट्स की पहचान। मतलब बच्चों, छोटे छोटे बच्चे जिसकी उम्र 16 साल, 17 साल, 18 साल, ये सब बच्चों पे लाठियाँ चार्ज की गई। ये हमारी दिल्ली पुलिस की नाकामी है। इन छोटे बच्चों ने हाथों पे गोली चला करके, रबर की गोली चला करके, आंसू गैस चला करके ये हमारे हिंदुस्तान के स्टूडेंट के बच्चों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये न समझें कि ये स्टूडेंट है, ये अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। इसीलिए हमारी यही कहना है कि हम जितने भी छात्र हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, अपनी आवाज़ को हक के लिए बुलंद रखें और पीसफुल प्रोटेस्ट करें। और हमारे समाज और जहाँ पे भी आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी भवन, कोई ऐसी गाड़ी जो हमारे टैक्स के पैसे से बने हुए हैं, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से चल रहे हों, जैसे रेलवे स्टेशन, ये सबको कोई नुकसान न पहुँचे, क्योंकि अगर हम नुकसान पहुँचाते हैं तो हमें ही बाद में दिक्कत होंगे जाने आने में। इसीलिए वो हमारी संपत्ति है,
कोई भी संपत्ति अगर सरकार की संपत्ति नहीं, वो हमारी संपत्ति है, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे उसमें लगते हैं और उसको बनाने में हम सहयोग करते हैं। और हमारी बात को सरकार को भी माननी चाहिए कि स्कूल फी कि वो जो बच्चा की बड़ी मेहनत और बड़ी मुश्किल से तैयारी करते हैं और उनके एग्ज़ाम को आप फेल कर देते हैं, ये बड़ी दुखद और बड़ी दिक्कत वाली बात है। बड़े बड़े पैसे वाले अपने बच्चे को बाहर कंट्री, फॉरेन कंट्री में पढ़ाते हैं, कोई यूके में पढ़ाते हैं, कोई रशिया में पढ़ाते हैं, कोई कहीं जिसके पैसे हैं। मैंने एक समाचार मतलब जो है कि यूट्यूबर से यूट्यूब में देखा कि एक आदमी कह रहा था कि मैं अपने बच्चे को 10 लाख रुपया खर्चा करके बाहर में पढ़ाता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तान में शिक्षा है ही नहीं। अब बताएं कि हिंदुस्तान में रह करके, इतनी बड़ी कंट्री, हिंदुस्तान की आबादी के माध्यम से दुनिया में देखा जाए तो ये दूसरा नंबर पे आता है आबादी के माध्यम से, चाइना के बाद। और कभी कभी मैं देखता हूँ कि चाइना से भी बहुत कहता है कि हिंदुस्तान की आबादी बड़ी है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद और यहाँ एक से एक यूनिवर्सिटी होने के बावजूद, लेकिन लोग बाहर बच्चे को पढ़ाते हैं, लोग बाहर से आते हैं पढ़ाने के लिए। एक समय था हमारा हिंदुस्तान का जो कि लोग बाहर से पढ़ने के लिए आते थे, लेकिन अभी का युग है जो कि लोग बाहर जाते पढ़ने के लिए। तभी का युग में और अभी का युग में कितना फ़र्क है। एक वक्त था जो कि बाहर से लोग आते थे। हमारे बिहार के एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी, हमारे बिहार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, विश्व का सबसे प्राचीन यूनिवर्सिटी है। और यहाँ लोग बड़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते थे। बताया उस वक्त का युग है, अभी का युग है। अभी अगर बच्चे एग्ज़ाम पेपर लीक होने पे अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो बच्चे पे गोलियां, रबर की गोलियां, लाठीचार्ज, ना जाने क्या क्या बच्चों के साथ बदसलूकी करते हैं। कोई कहता है पाकिस्तानी है, कोई कहता है खालिस्तानी है, कोई कुछ। आज हिंदुस्तान की ये बदहाली, आज हिंदुस्तान की ये हाल देख करके हमें तरस आता है। मैं जब फेसबुक वगैरह में और यूट्यूब वगैरह में बच्चे के दर्द को देखता हूँ तो अपना दर्द महसूस करता हूँ। मैं भी बीच में एक एग्ज़ाम दिया था, वो भी एग्ज़ाम बाद में पता चला कि वो एग्ज़ाम फेल हो गया। बताइए आखिर हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, एग्ज़ाम के मामले में क्या हो रहा है ये कि हर एग्ज़ाम फेल ही हो जाता है, या तो सरकार कराना नहीं चाहती है कि एग्ज़ाम दो। अब एग्ज़ाम में जो बच्चे को फीस लगते हैं, फीस लो, एग्ज़ाम लो, उसके बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दो, फिर फॉर्म निकालो, फिर भरो, फिर एग्ज़ाम लो, फिर कैंसिल कर दो। बस सरकार की यही नीति है, डिवाइड एंड रूल, वोट पैदा करो और शासन करो। क्योंकि सरकार को तो सत्ते की मलाई तो खा रही है, उसे कोई दिक्कत है नहीं, वो बेहतरीन तरीके से घूम रही है, वो बेहतरीन तरीके से आ रही है, सरकार को कोई दिक्कत है नहीं। इसीलिए मेरा कहना है कि भाई हम लोग हिंदू मुस्लिम की जो आय राजनीति हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, कुछ अंधभक्त हैं जो सोच रहे हैं कि दुनिया इसी तरह से चलेगी, लेकिन नहीं दोस्त, ये दुनिया इस तरह से नहीं चलेगी। दुनिया का निज़ाम बदलते ही रहता है। बड़े बड़े आए, एक से एक पैसे वाले आए, एक से एक सत्ताधारी आए, एक से एक जालिम आए। अब मैं आपको गिनाऊं तो आप गिनती सुनते सुनते भूल जाइएगा। फिर मैं एक दो का नाम लेता हूँ। एक ज़माने में आए थे फिरौन, जो खुदाई का दावा करते थे, वो दरिया नील में गर्क हो गए, अभी तक उनकी लाश है। क़ारून आए थे जो जन्नत बनाए, और द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर, जो यहूदियों को मिटाने की कोशिश की गई,
और वो भी चले गए। क्योंकि जुल्म होता है, जुल्म के बाद अच्छाई आती है। दुनिया का ये निज़ाम है, जब से दुनिया बनी है, जुल्म और अच्छाई, जुल्म और अच्छाई, जुल्म अच्छाई, जुल्म अच्छाई होते रहता है। और जुल्म आना है, जुल्म को चले जाना है, अच्छाई तो हमेशा बाकी रहती है। जुल्म ज़्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन अच्छाई हमेशा हमेशा के लिए रहता है। अब ये हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सब आदमी एक ही जैसा नहीं है। कुछ आदमी का खाना हाँ, कुछ आदमी का खाना है ना। मैं एक फेसबुक में देख रहा था, एक बड़े साधु संत बता रहे थे कि कुछ मुसलमान कहता है कि भाई गाय को माता कीजिए। तो वो कह रहे थे कि मैं 4 आदमी से जा रहा था, चार मुसलमान जा रहे थे। मैंने उससे पूछा, भाई आप लोग गाय को माता क्यों क्यों हम लोग को कहते हैं कि घोषित कर दीजिए, क्या आप गाय को माता मानते हैं? तो उसने कहा, उसमें से एक आदमी ने कहा, भाई गाय को तो हम माता नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे किताबों में नहीं है, इसीलिए हम गाय को माता नहीं मानते हैं। और वो आदमी का कहना ये था कि भाई हमारे हिंदू भाई का अगर आस्था है गाय हमारी माता है, तो उसी के एतबार से मेरे भाई का गाय माता है, तो हम भी उसकी आस्था को ठेस न पहुंचाए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि गाय को कानून में एक माता के रूप में घोषित किया जाए। भाई हम लोग को भी अगर खाने पीने की बात है, गोश्त, भाई गाय को नहीं खाना है, क्या दिक्कत है? हम लोगों को जब अल्लाह ताला जो चीज़ हलाल जानवर के तौर पे दिया है, बहुत सारे भेड़ है, बकरियां हैं, ऊँट है, भैंस है, बहुत सारे जानवर है जो हलाल के तरीके दिए हैं, उसको भी करना है। लेकिन नहीं, आज हिंदुस्तान में अगर गाय की सबसे ज़्यादा खपत होती है तो सत्ता के वजह से होती है, क्योंकि जितने फैक्ट्री है उसको बंद किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री खुलने से हम लोगों को नुकसान होता है। अभी गोश्त की महंगाई इतनी हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है कि फैक्ट्री खुलने से बहुत परेशानी होता है। जब फैक्ट्री नहीं था, गोश्त के सस्ते थे, और ये बाहर कंट्री जाते हैं और ये लोग उन पे चंदा ले लेकर के उल्टे मतलब जो है मुसलमानों के ऊपर थोपते हैं। ये लोग गाय को ज़बह करते हैं। गाय को ज़बह करना बंद किया जाए, फैक्ट्री भी बंद हो जाएगा, गोश्त भी सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ हमारे स्टूडेंट भाई जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कीजिए और अच्छे ढंग से प्रोटेस्ट कीजिए। सरकार की कोई नुमाइंदा आए तो उससे बात भी कीजिए, बात को रखिए और उनकी बात को भी समझिए, अपनी बात को भी समझाने की कोशिश कीजिए। हर इंसान जब बड़े लेवल पे होते हैं तो छोटों की बात को कम समझने की कोशिश करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं उनकी बात को कम समझूं। और जो इंसान छोटे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं अपनी बातों को बेहतर ढंग से समझाऊं ताकि उनकी समझ में आ जाए। और हमें कल ये भी पता चला, 20 तारीख को जो पीसफुल प्रोटेस्ट था, मार्च था जंतर मंतर से संसद भवन तक, तो जेपी नड्डा जी आए थे और कुछ साथी से मिले। अभिजीत फाउंडर के जो सहयोगी थे उनके 2 साथियों से मिले और उनसे बातचीत की गई। तो उनकी बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकल पाया, जिसके वजह से संसद भवन तक मार्च करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के और हमारे दिल्ली पुलिस काफ़ी सहायता दिखाए और छोटे छोटे बच्चों पे लाठीचार्ज की। ये खुशी की बात है कि हमारे पुलिस में दम है तो निहत्थों पे है, दम है तो अत्याचारों पे है, दम है तो गरीबों पे है। अगर उनके सामने कोई आतंकवाद, कोई टेररिस्ट आ जाए तो उसकी पतलून गीली हो जाती है। ये हमारे दिल्ली पुलिस की मतलब जो है कि कामयाबी है। और हमारे दिल्ली पुलिस एक सराहनीय
दिल्ली पुलिस है, मैं इनकी कामयाबी की दाद देता हूँ और दिल से एक आह निकलती है कि उन बच्चों की, जो महिलाओं की कपड़े को फाड़ दिए, उन पे अत्याचार किए, बच्चे और बच्चों पे किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। ये हिंदुस्तान के कानून है कि पीसफुल प्रोटेस्ट करने में आप किसी तरह की दिक्कत ना करें। इसीलिए बड़ी दुखद वाली बात है और बड़ी मन को बहुत ज़्यादा एक तरह का हलचल होता है मन में कि भाई इस तरह से प्रोटेस्ट करने में इस तरह की व्यवहार पुलिस को, जैसे लग रहा है कि गैर मुल्की हो, बाहर से आए हुए लोग हो, हिंदुस्तान का है ही नहीं, हिंदुस्तान का वोटर है ही नहीं, जो कि इन्हीं की वोट से, हमारी वोट से, आपकी वोट से, सभी की वोट से सरकार बनती है और इन्हीं पे अत्याचार करते हैं। तो गैर मुल्कों में जब मैसेज आता है